So already we have finished 2 chapters, and that was the first starting phase of इंग्लिश लिटरेचर। कैसे करके इंग्लिश लिटरेचर ने प्रोग्रेस की, इंग्लिश की शुरुआत में क्या क्या हुआ, वो सब हमने देखा। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो एज ऑफ रिवाइवल से स्टार्ट होगा, और हम यहाँ ये देखेंगे कि रिवाइवल क्या होता है और किन किन सिद्धांतों का रिवाइवल हुआ, क्या अंतर आए इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ रिवाइवल के साथ। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन रहेगा। उसके बाद में फिर जो मेन मेन जो हमारे राइटर्स होंगे उनको और मेन मेन वर्क्स को हम सबको एक एक करके देखेंगे। तो ये जो एज ऑफ रिवाइवल है, इसकी जो क्रोनोलॉजी है, इसका जो टाइम है वो है 1400 से 1550 एडी तक। ये टाइम मानते हैं क्योंकि 14 तक तो एज ऑफ चौसर को हमने पढ़ा था। तो 1400 में जब डेथ हो जाती है चौसर की, यहाँ से शुरू होता है ये, और इसको मेनली एक बैरन फेस मानते हैं। बैरन फेस का मतलब यहाँ ये है कि इसमें कोई बहुत बड़े ऐसे कोई एक नए तरीके की राइटिंग नहीं हुई, इसलिए इसको इंग्लिश लिटरेचर एंटर से बैरन फेस ऐसा मानते हैं। तो अभी जो हम घटनाएं देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि इसको बैरन फेस क्यों बोलते हैं। तो जो ये दोनों जो राइटर्स हैं 1412 का और ये 1420 का, इसको हम पिछले चौसर के साथ में ही पढ़ चुके हैं, थॉमस हॉकलीव को और जॉन लिडगेट को। पर क्योंकि हम एक साथ ये सारी क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, मेन मेन जो घटनाएं हैं उनकी, एज ऑफ रिवाइवल का पूरा मास्टर टाइमलाइन देख रहे हैं, तो ये जो इन दोनों को हम इंग्लिश चौसेरियन के रूप में एक अलग लेसन में पढ़ चुके हैं पहले चौसर के एज में। अब जो ये घटना रिवाइवल से रिलेटेड है, रिवाइव कहते हैं किसी चीज का पुनर्जीवन, तो ये 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो आज का तुर्की का शहर है इस्तांबुल, उसका ये पुराना नाम है। तो ये पहले क्या होता था, ये बैजेंटिया या वैजेंटाइन नाम से रोम जो राज्य था उसी का ही ईस्ट एम्पायर था, है ना, रोम का। तो रोम का जो ये राज्य था, इसमें क्या होता है, तुर्क जो लोग हैं वो कब्जा कर लेते हैं 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर, तो कैप्चर्ड बाय द ऑटोमन तुर्क। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां जो ग्रीक स्कॉलर्स रह रहे होते हैं, ग्रीक स्कॉलर्स उस समय ऐसे ही थे जैसे मान लें कि भारत के संदर्भ में संस्कृत के विद्वान। तो ग्रीक स्कॉलर्स फ्ली टू इटली विद एंशंट मैन्युस्क्रिप्ट्स डायरेक्टली इग्नाइटिंग द यूरोपियन रिनाइसेंस। तो उनकी वजह से क्या होता है, तुर्क लोग अटैक करते हैं तो वहां के जो विद्वान हैं वो सब भागते हैं इटली की तरफ। तो वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, जो ग्रीक लिटरेचर की जो बुक्स हैं, जैसे अरस्तु की, सोक्रेटिस की, प्लेटो की, या अन्य वहां की जो साइंस मैथ्स की जो बुक्स हैं उनको। तो उससे क्या होता है, रिनाइ ये इसी की वजह से क्या होता है, इग्नाइटिंग द यूरोपियन रिनाइसेंस, इसी की वजह से वहां पे रिनाइसे आता है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। इसका एक अर्थ ये भी है कि लर्निंग का रिवाइवल। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय पे लोग ज्यादा मान्यताओं पे विश्वास करते थे, लेकिन जब लर्निंग का रिवाइवल होगा तो यहाँ सीखने में विश्वास करने लगेंगे। अब जो और घटना, ये रिवाइवल पे भी हम आगे और डिस्कस कर लेंगे। दूसरी जो घटना होती है वो होती है, और दूसरी घटनाओं में 1415 से 55 से ये 87 तक वार्स ऑफ द रोजेज चलते हैं। ये जो हमने पहले जो पिछले जो लेसन्स रहे हैं उनमें हमने डिस्कस किया था किसका, कि जो राजाओं का, कि वहां पे कौन कौन से राजा थे। तो जैसे नॉर्मंडी के बाद में दूसरे वंश आए, फिर बाद में जो लास्ट किंग था एल्बर्ट थर्ड, तो उसके जो वंश में ही ये दो अलग अलग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बच्चों में मतलब झगड़ा होता है। एक को लैंकेस्टर बोलते हैं, एक को यॉर्क, और इनके जो प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, एक का व्हाइट रोज और एक का रेड रोज। तो इसीलिए जब उनका जो झगड़ा है उसको वार्स ऑफ द रोजेज बोला जाता है। अब हम यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, बस हम ये देख रहे हैं कि इसकी वजह से इंग्लिश लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो क्या आता है, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी,
हॉल्ट्स द ग्रोथ ऑफ पीसफुल लिटरेरी पैट्रनेज, जो सहायता मिलती थी, पैट्रनेज मतलब जो कवि जो लोग हैं उनको प्राय क्या मिलती थी, हेल्प मिलती थी, किससे, राजाओं से। जैसे चौसर का भी हमने जॉन ऑफ गॉन्ट को देखा था कि वो उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन बाद में जब झगड़ा होता है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, इनस्टेबिलिटी की वजह से पैट्रनेज उनकी बंद हो जाती है। तो इसीलिए इसको क्या हमने यहाँ पढ़ा था, एज कैसा बैरन फेस बोल रहे थे, तो इसीलिए बोल रहे थे ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैट्रनेज और अन्य दूसरे जो रीजन्स हैं, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वार्स ऑफ द रोजेज, फिर क्या है, ये विलियम काक्सटन को हम अलग से पूरा नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। विलियम काक्सटन सेट्स अप द फर्स्ट प्रिंटिंग, यहाँ पे क्या है, मास्टर टाइमलाइन के रूप में इन घटनाओं को देख रहे हैं। सेट्स अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, तो ये हम बिल्कुल अलग से देखेंगे कि कौन सी बुक इन्होंने पहले, सबसे पहले कैसे बनी, इंग्लिश की बुक छापी कब, उससे पहले कौन सी मतलब प्रिंट की, ये सब देखेंगे। फिर 1485 में क्या होता है, बैटल ऑफ बोसवर्थ, ये भी एक अलग पूरा एरा स्टार्ट हो जाता है, किसका, जो वे दो हमने अभी देखे थे वार्स, दो जो रोजेस के जो वार्स होते हैं, मतलब, तो उनसे क्या क्या स्थिति बनती है कि बाद में फिर ये एक अलग ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट होती है। और ट्यूडर डायनेस्टी कैसे कि जो एक उनमें से होता है, जो रोजित जो किंगडम्स हैं उनमें से जो एक होता है, उसकी राजकुमारी होती है एलिजाबेथ, और उससे ये शादी कर लेता है, कौन, हेनरी सप्तम। तो जब ये शादी कर लेता है तो वहां से क्या हो जाती है, ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, और वो जो दोनों लड़ रहे थे उनका ये फायदा लेके सबको एक करके खुद राजा बन जाता है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, और यहीं से सामंतवाद जो है, मतलब छोटे छोटे जो राजा थे और उन सबके झगड़े और प्रेशर थे, वो सब ये समाप्त कर देता है, एंड द ऑफिशियल डाउन ऑफ द मॉडर्न एरा इन इंग्लैंड। और फिर यहां से शुरुआत होती है थोड़ी थोड़ी मॉडर्न एरा की, इंग्लैंड की, हाँ, मतलब 1485 से। पब्लिकेशन ऑफ थॉमस मेलरी, ये सब काक्सटन को पढ़ने में क्लियर हो जाएगा, है ना, कि थॉमस मेलरी का लिमोर्टेड और था। फिर और रिवाइवल, ये सब रिवाइवल से रिलेटेड हम क्रोनोलॉजी देख रहे हैं। 1492 में क्या होता है, ये कोलंबस नाम का व्यक्ति होता है जो स्पेन के राजा के थ्रू मतलब भारत की खोज में निकलता है। ठीक है, लेकिन ये भारत को खोजते हुए पहुंच कहां जाता है, अमेरिका में, अमेरिका की, तभी से ये मानते कि इसने अमेरिका की खोज की। अमेरिका तो पहले से ही वहां था, लेकिन ये एक व्यापारिक खोज में निकले हुए लोग थे, तो इन्हें वो द्वीप मिल जाता। तो इससे क्या होता है, फिर ग्लोबल जियोग्राफिकल हॉरिजॉन्स क्या होते हैं, वो फैलते हैं। तो मतलब जो यूरोप के जो लोग हैं, अब उन्हें दूसरी दूसरी जगह जाने का मौका मिलेगा, तो उससे क्या होगा, लेइंग द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंग्लिश इंपीरियलिज्म, और इसी से अंग्रेजी जो साम्राज्यवाद है वो बढ़ेगा। एंड ट्रेवल लिटरेचर फिर लोगों को देखने को मिलेगा। असेंशन ऑफ हेनरी एट्थ 1509 में, हाईली एजुकेटेड मोनार्क, ये काफी होशियार राजा है। और 1516 में थॉमस, फिर जब ये एक होशियार राजा है, एजुकेटेड मोनार्क, हु एक्टिवली पैट्रनाइज, जो पैट्रनाइज, जो वार्स का जो, सॉरी, रोजिज का जो वॉर है, उस समय जो बंद हो रहा था पैट्रनाइज, वो अब स्टार्ट हो जाती है, ह्यूमनिस्ट स्कॉलर लाइक थॉमस मोर एंड इरेस्मस। तो जब ये क्या है, थॉमस मोर और इरेस्मस क्या है, रिवाइवल के स्टार्टिंग फेज के राइटर्स हैं। तो जब ये ऐसे जो लोग हैं उनको कौन मदद कर रहा है, हेनरी एट्थ, हेनरी सप्तम कौन था, ट्यूडर डायनेस्टी का स्टार्टर, फिर ये आ जाता है हेनरी एट्थ। फिर 1516 में सर थॉमस मूर की बुक आती है, ये भी हम अलग से पूरा थॉमस मूर का लेसन देखेंगे, उटोपिया। और ये उटोपिया किस चीज का संकेत दे रही है, कि अब लोग, जैसे ओरिजिनली रिटन इन लैटिन, दिस टेक्स्ट एनविजन्स एन आइडियल सोसाइटी एंड सर्व्स एज ए फाउंडेशनल फिलोसफिकल पिलर ऑफ द इंग्लिश रिनाइसे, एक दार्शनिक दृष्टि दे रहा है रिनाइसे को। तो रिनाइसे में क्या है, व्यक्ति, आगे हम और भी देखेंगे रिनाइसे को, कि व्यक्ति कैसे करके धर्म से हटके मानव केंद्रित हो रहा है, थियोलॉजी से हट करके, और एंथ्रोपोसेंट्रिक हो रहा है, थियोसेंट्रिक नहीं रह रहा, एंथ्रोपोसेंट्रिक हो रहा है। कि जो जो पहले राइटर बाइबल या धर्म, जैसे विलियम लैंगलैंड को, जॉन वाइक्लिफ को, सबको पढ़ रहे थे, तो वो लोग ज्यादातर किस तरीके का लिख रहे थे, कि जो धर्म केंद्रित है, अगर मोरली इंस्पायर्ड है तो भी वो कहीं ना कहीं धर्म की शुद्धता से,
वही वही उनका चल रहा था। लेकिन अब ये अलग तरीके की राइटिंग करेंगे, तो जब हम उटोपिया को देखेंगे तो और अच्छे से सब चीज क्लियर हो जाएंगे। फिर रिवाइवल में एक ये भी कॉज बनते हैं, कौन? मार्टिन लूथर स्टार्ट द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। जैसे हमने अंग्रेजी का इतिहास शुरू से देखा था, तो हमने उसमें क्या देखा था कि एक रोम का चर्च होता है और ज्यादातर लोग वहां कैथोलिक होते हैं पूरे यूरोप में ही। तो कैथोलिक जो लोग होते हैं, लेकिन ये एक मार्टिन लूथर जैसे करके, जैसे हमने वहां देखा था इंग्लैंड में, इंग्लैंड में कौन होते हैं? जॉन वाइक्लिफ। और तो जॉन वाइक्लिफ जब स्टार्ट करते हैं किसको, मतलब उसका ट्रांसलेशन करते हैं बाइबल का, वैसे तो ये सारी जब वहां से विचार फैलने शुरू होते हैं, तो ये एक जर्मन में व्यक्ति होते हैं मार्टिन लूथर। तो ये भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं और 95 थीसिस के नाम से, 95 थीसिस के नाम से इन्होंने एक, मतलब इस तरीके की बुकलेट निकाली कि बाइबल जो है, बाइबल का पढ़ने का सबको अधिकार है अपनी अपनी भाषाओं में, और बीच में जो पादरी आदि हैं उन्हें कोई भी दलाली करने का या पाप से मुक्ति करने के नाम पे जो वो पैसा लेते थे वो सब करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो मार्टिन लूथर होते हैं वहीं से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं जर्मनी में, चैलेंजिंग पपल अथॉरिटी, मतलब पोप की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करते हैं। दिस ट्रिगर से मासिव वेव ऑफ ट्रांसलेटिंग रिलीजियस टेक्स्ट, और इससे क्या होता है फिर छोटे छोटे टेक्स्ट जो है, इस पे भी एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो अगर कॉन्सेप्ट अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे तो पता लगेगा क्वेश्चन का क्या, किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1519 में क्या होता है, ये चार्ल्स पंचम जो है ये रोमन साम्राज्य के राजा बन जाते हैं। तो अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक रिवाइवल की घटना से जुड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रीच इज द पिनेकल ऑफ यूरोपियन पावर एज ए स्टैंचो डिफेंडर ऑफ कैथोलिसिज्म। और ये फिर क्या है, जैसे वहां पे एक विवाद चल रहा है, तो ये कैथोलिसिज्म को मतलब डिफेंड कर रहे होते हैं, उसको बढ़ाते हैं। His geopolitical moves constantly alter English foreign policy under Henry VIII एंड मैरी। इधर तो ये क्या कर रहा है, इनके और इनके फिर रिलेशन भी होते हैं पंचम के साथ, मैरी, पंचम के लड़के के साथ ये मैरी फर्स्ट जो है हेनरी एट्थ की लड़की, इसकी शादी हो जाती है। अब इधर तो इंग्लैंड में क्या है, प्रोटेस्टेंट जो है वो अपने पैर पसार रहे हैं, रिवाइवल की बात चल रही है। उधर ये जो मैरी है, ये इसकी शादी हो जाती है किससे? फिलिप सेकंड जो चार्ल्स पंचम का लड़का है स्पेन के राजा से। तो अब ये पूरा यहाँ पे फिर कैथोलिसिज्म को फैलाएगी। तो इस तरीके की ये जो घटनाएं हैं इनके बीच से रिवाइवल निकल के आता है। फिर ये 1525 में विलियम टिंडेल, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसलेट द न्यू टेस्टामेंट। तो ये जब न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करते हैं, और तो ये सब प्रोटेस्टेंट के जो मतलब विचार है उसी को ये लोग आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो इट इज सो इन्फ्लुएंशियल दैट ओवर 80% ऑफ द लेटर किंग जेम्स बाइबल, मतलब ये एक ऐसा अनुवाद कर देते हैं इंग्लिश में कि लोग उसको पढ़ पाए अच्छे से। और मतलब बाद की जो अंग्रेजी भाषा है उस पे इनके अनुवाद आदि का बहुत फर्क पड़ा। एक लेसन हमारा पूरा इसी पे होने वाला है, बाइबल के ट्रांसलेशन पे। फिर 1534 में ये हेनरी एट्थ है, ये राजा जो है ये क्या करता है, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लागू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रोम का जो चर्च है, जो कैथोलिक है, और वो इसको क्या करता है, इसकी जो रानी से ये तलाक चाहता है ये राजा। तो जब वो तलाक चाह रहा होता है तो वो उसको रोक देता है, उसको मतलब पोप के माध्यम से वहां से मना कर देते हैं कि नहीं ऐसे तलाक नहीं हो सकता। तो ये क्या करता है, उसकी सुप्रीम मैसी को चैलेंज कर देते हैं कि अब हम रोम के चर्च से संबंध तोड़ते हैं। ये इंग्लैंड का जो एंग्लिकन चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से अपना चर्च को ही सुप्रीम घोषित कर देते हैं कि हम इंग्लैंड के मामलों में खुद का चर्च करेंगे। द चर्च ऑफ इंग्लैंड ब्रेक्स अवे फ्रॉम रोम। ठीक है, तो ये ऐसे है। फिर ये 1547 में एडवर्ड सिक्स जो है ये राजा बनता है छोटी उम्र में, और वहां पे प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं, प्रोटेस्टेंट रेडिकल रिफॉर्म्स, मतलब जो जैसे हमने मार्टिन लूथर को अभी देखा था, प्रोटेस्ट मतलब विरोध, किसका विरोध? कैथोलिसिज्म का। कैथोलिसिज्म जो वहां की मूल ईसाइयत है उसका विरोध। और उसमें क्या है, पोप, पोप ही व्याख्या करता था, पोप ही बताता था कि बाइबल में क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, इसके आधार पे कौन पापी है, कौन ठीक है, ये सब वहां चलता था।
तो उसके लिए जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, रेडिकल रिफॉर्म जो चाहते हैं, मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन जो चाहते हैं, और स्विफ्टली एंड स्ट्रिक्टली इन्फोर्स थ्रू आउट इंग्लैंड, तो वो खूब फैलते गए, क्योंकि वो छोटी उम्र का राजा था, 9 साल का, तो उसके समय में प्रोटेस्टेंट पूरे चले। और उनके ही टाइम पे द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, जो पहले जो प्रेयर्स जो चलती थी लैटिन वगैरह की, उनको हटा करके एक ही प्रार्थना सारे उसमें इंग्लैंड में चलेगी, ये कहा गया। और एक थॉमस क्रैनमर नाम के व्यक्ति होते हैं, उन्होंने इसको कंपाइल किया, लेकिन बाद में इनको भी जिंदा जला दिया जाता है, थॉमस क्रैनमर को भी। तो फिर जब रेन आता किसका, जो हमने पहले पढ़ा था, रेन ऑफ क्वीन मैरी फर्स्ट, जिसको ब्लडी मैरी भी कहते हैं, जब इसकी शादी किससे हो जाती है, कैथोलिसिस्ट राजा से हो जाती है। कैथोलिक डॉटर सीज पावर, सी अटेम्प्ट टू वायलेंटली रिवर्स द 300 प्रोटेस्टेंट डिसेंटर्स एट द स्टेक, जिंदा जलवा देती है ये। तो ये क्वीन मैरी फर्स्ट मैरिज फिलिप सेकंड ऑफ स्पेन, इससे शादी करती है। तो वहां पे और भी डर फैलता है, इंग्लैंड में सब लोग जो कैथोलिसिस्ट लोग हैं वो प्रभाव में आते हैं, और जो उसके खिलाफ फिर क्या है, फिलिप सेकंड इज द सन ऑफ एम्परर चार्ल्स पंचम, दिस पावरफुल एंग्लो स्पेनिश कैथोलिक एलियंस प्रोवोक्स इंटेंस पब्लिक फियर एंड रिबेलियन इन इंग्लैंड। और फिर इससे और ज्यादा विद्रोह भड़कता है। मान लो किसी देश की रानी या और फिर दूसरे देश के राजा से शादी कर ले, और वो भी दूसरे धर्म के, तो वहां पे इस तरीके का देश में कितना विद्रोह होगा। फिर 1557 में पब्लिकेशन ऑफ टोटल्स मिसलेनी, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे बुक को, टोटल की। हाँ, फर्स्ट मेजर प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री, मतलब एक पहला संकलन था पूरा, किसका, सर थॉमस व्याट को भी पढ़ेंगे। ये थॉमस व्याट और हेनरी होवार्ड की जो पोयम्स है, सोनेट और ब्लैंक वर्स में लिखी हुई, वो सब आगे उनका पब्लिकेशन करता है। और फिर डेथ हो जाती है मैरी फर्स्ट की, और असेंशन होता है एलिजाबेथ का। तो या आगे फिर एक नया युग शुरू होता है, जिसको हम अगले चैप्टर में चले जाएंगे, एलिजाबेथ गोल्डन एज, द सेंचुरी लॉन्ग लिटरेरी बैरन एज। कब, तो ये सब बैरन एज क्यों था, क्योंकि इतने तरीके के इसमें घटनाएं हुई। अब ये है वाई डिफरेंट नेम्स, तो इसका अलग अलग नाम क्यों है, बैरन एज नो ग्रेट ओरिजिनल लिटरेचर प्रोड्यूस्ड, ओके, कि मतलब इसमें कोई भी महान ज्यादा राइटिंग नहीं हुई, लगभग 100-150 सालों तक। एज ऑफ ट्रांजिशन, ब्रिज बिटवीन मिडाइवल एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जहां मॉडर्न वर्ल्ड में फिर काफी अंतर आ रहा है। एज ऑफ रिवाइवल, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीक लैटिन क्लासिक्स। तो नया कुछ नहीं लिख रहे थे, जब कॉन्स्टेंटिनोपल से, इस्तांबुल से ग्रीक राइटर भाग के कहां पहुंच जाते हैं, इटली में। उन्हीं की जो बुक्स हैं, अरस्तु को पढ़ने में, सुकरात को, प्लेटो को, और ग्रीक सीखने में, उसी में ध्यान जा रहा है, ग्रीक लैटिन क्लासिक्स। ठीक है, तो नया इसलिए नहीं लिखा गया। ये आपका एक टॉपिक था थोड़ी भूमिका बनाने के लिए। वाई सो लिटिल लिटरेचर, 3 कॉजेज हैं इसके, कि क्यों कम लिटरेचर लिखा गया। तो उसका जो मेन रीजन है, एक तो वो बताया था वार्स ऑफ द रोजेज। तो ये जो दो मतलब दो राजघरानों की लड़ाई जो होती है, नोबल फैमिलीज जो जिनके अंडर में जो कवियों को पोषित करते हैं, राइटर्स को, पैट्रन्स डिस्ट्रॉय ईच अदर, नो मनी फॉर राइटर्स, एक तो ये कारण। दूसरा द रिफॉर्मेशन 1517 में, प्लस जो बाद में चलता है, जैसे हमने पढ़ा था किसको, मार्टिन लूथर आदि के बारे में। सोसाइटी डिवाइडेड, कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट, एनर्जी वेंट इनटू पैम्पलेट्स, और ज्यादातर ट्रैक्ट आदि छाप रहे हैं अपने अपने धर्म का, अपने अपनी मान्यताओं का प्रचार करने के लिए, नॉट पोएट्री। ओके, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, स्कॉलर्स बिजी ट्रांसलेटिंग और इमिटेटिंग, नकल करने में और अनुवाद करने में ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स का। नो टाइम, क्योंकि जब भी व्यक्ति अपने वर्तमान में कुछ नया नहीं करता, तो वो इतिहास से उसको पुष्ट करने में लगा रहता है, कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा है, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ, ऐसा ही लिखा हुआ, ये सब था इसमें। तो ये एक वाइस लिटरेचर क्यों कम लिखा गया। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, द रिफॉर्मेशन वाज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन, तो क्या था, पॉलिटिक रिफॉर्मेशन जो हुआ वो मतलब मुख्यतः किस चीज में हुआ था, प्रीडोमिनेंटली किसमें, किस चीज की तरफ वो मूवमेंट था, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, रिलीजन, एजुकेशन। तो वो था
रिलीजन में। तो वही हमने देखा ना कि कैसे करके क्वीन मैरी है, क्रैनमर है, मार्टिन लूथर हैं, सबकी एक आप अलग अलग तरीके की आपस की बहस है, लड़ाइयां हैं, आंदोलन है, ये सब था। रिफॉर्मेशन वाज प्राइमरली अ रिलीजियस चैलेंजिंग द ऑथोरिटी ऑफ द पोप एंड द कैथोलिक चर्च इन इंग्लैंड। तो जब ये क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है तो अन्य घटनाओं को भी उसी तरीके से क्रमबद्ध ढंग से समझना होता है कि किस वजह से क्या हुआ। रिलीजियस कंट्रोवर्सीज इन इंग्लैंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी लेड टू द प्रमोशन ऑफ। तो अब रिलीजियस जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें है ना कि मतलब पैम्पलेट्स लिखने पे जोर था। तो वो क्या है, इसका मतलब है वो प्रोज था, है ना। इन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द इंग्लिश प्रोज ब्रिटिश एम्पायर से रिलीजियस कंट्रोवर्सी इन इंग्लैंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी लेड द प्रमोशन। ब्रिटिश एम्पायर को तो प्रमोट इन चीजों ने किया नहीं, ना नेवल पावर को किया, ना मिशनरी मूवमेंट को, इंग्लिश प्रोज को प्रमोट किया। आगे है फिर रिनाइसे क्या है। रिनाइसे को थोड़ा सा और मतलब उस तरीके से रिनाइसे और ह्यूमनिज्म को, क्योंकि इसको और अच्छे से तो जब हम थॉमस को अलग से पढ़ लेंगे या मतलब कैसे प्रिंटिंग प्रेस का एक अलग लेसन, फिर पूरा बाइबल जो है उनके ट्रांसलेशंस किस किस के में क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हम देख लेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो ये हमने एक घटना देखी थी कि 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था। मतलब जो रोमन साम्राज्य का ही एक भाग था उस पे तुर्कों ने आक्रमण कर लिया, तो वहां से ग्रीक स्कॉलर्स आ जाते हैं इटली, और इटली में फिर ऑक्सफोर्ड के जो विद्वान है वो इटली आके पढ़ते हैं। तो वो जब इटली आके पढ़ रहे होते हैं, ऑक्सफोर्ड स्कॉलर्स स्टडी इन इटली ह्यूमनिज्म ब्रॉट टू इंग्लैंड। और वो ही फिर ह्यूमनिज्म मतलब जहां इंग्लैंड में पहले क्या चर्चा हो रही थी, जो हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि ज्यादातर इंग्लिश का जो मतलब इंग्लिश का जो भी राइटर था वो सब के सब कहीं ना कहीं सीखते जो भी थे तो वो बाइबल से सीख रहे हैं। वो ये जरूर है कि कोई धर्म की शुद्धता पे बात कर रहा है, कोई धर्म पे व्यंग कर रहा है, पर सब कुछ हो रहा था धर्म के इर्द गिर्द। लेकिन अब क्या होगा यहाँ से, ह्यूमनिज्म ब्रॉट टू इंग्लैंड, मतलब इंसानी संभावनाओं पे बात होगी कि इंसान तर्क से अपनी बात अच्छे से रखना सीखे, इंसान विज्ञान गणित आदि को पढ़ना सीखे, इंसान समुद्र के पार जा सकता है, इंसान में मतलब बिना भगवान की कल्पना किए हुए इंसानी शक्तियों पे डिस्कशन हो रहा है, उसके स्किल पे डिस्कशन हो रहा है, उसकी वाक्पटुता पे, उसकी बोलने पे, इन सब पे डिस्कशन हो रहा होगा, तर्क पे। तो द ट्रिगर इवेंट ये 1453 का है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेटो, अरस्तु, होमर, ये सब इन सब का जो ग्रीक का लिटरेचर है वो पहुंच जाएगा वहां पे इंग्लैंड तक। फिर 1415 फर्स्ट स्टॉप रिनाइसे बिगिंस इन इटली, सबसे पहले कहां शुरू होता है, इटली में। इसीलिए भारत में भी जो क्रांति हुई थी, तो भारत में भी क्रांतियों में इटली के लोगों को खूब पढ़ते हैं भगत सिंह। Italy became the intellectual hub of Europe. Scholars used these newly found texts to develop humanism, study our humanity, and educational philosophy focusing on human potential, region and secular arts. ठीक है, ये है रेदर देन स्ट्रिक्ट मिडाइवल चर्च डॉगमा। तो जो मध्यकाल का चर्च के केंद्रित जो सब कुछ था उससे अलग ये एक नई धारा शुरू होती है, इसीलिए इसको एज ऑफ रिवाइवल बोलते हैं या रिनाइसे बोल रहे हैं। द ट्रांसनेशनल ब्रिज, तो ये ट्रांजेक्शनल है, यहां से ना मतलब परिवर्तन हो रहा है। एट दिस टाइम इंग्लैंड वाज स्टिल स्टक इन मिडाइवल स्कॉलरशिप, मतलब जो मध्यकालीन रूढ़िवादिता है ना उसमें फंसा हुआ था। एंड न्यू नो ग्रीक, उस समय तक ये ग्रीक से परिचित नहीं थे। ब्रिलियंट माइंड्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रेवल डायरेक्टली टू इटली, इटली के जो शहर है फ्लोरेंस, पेदुआ, यहाँ जाते हैं जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के लोग हैं वो, टू लर्न द लैंग्वेज फ्रॉम द एक्साइल्ड ग्रीक मास्टर। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे मान ले जैसे भारत में भी जब रिवाइवल पीरियड को पढ़ते हैं हम अंग्रेजों के साथ में, तो अपन क्या देखते हैं कि किसी विद्वान ने उपनिषदों का अनुवाद किया, है ना, किसी तो उन्होंने जैसे भारत के संदर्भ में संस्कृत आदि को पढ़ा गया वैसे वहां के संदर्भ में ग्रीक को पढ़ा गया। तो ये है द पायोनियर्स थॉमस लिंक्रे एंड जॉन कॉलिट।
तो ये वहां के विद्वान हैं जो ऑक्सफोर्ड से या मतलब कैम्ब्रिज से वहां जाते हैं। तो ये हैं लिनाक्री और ये हैं कॉलिट, ब्रिलियंट फिजिशियन एंड स्कॉलर हु ट्रांसलेटेड मेडिकल टेक्स्ट। तो ये जो गैलन थे ग्रीक के विद्वान, इसको ये पढ़ के, तो ये सब समझने के लिए और थोड़ा बहुत याद करने के लिए भी है कि कैसे इन्होंने क्या किया लिनाक्री ने, कि मेडिकल टेक्स्ट जो था उसको ग्रीक, फ्रॉम ग्रीक टू लैटिन, तो इन्होंने ग्रीक से उसको लैटिन में किया। ही फाउंडेड द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, और ये कॉलिट है क्लीन्ड अप थियोलॉजिकल स्टडीज। इन्होंने जो वहां की धर्मशास्त्र से संबंधित जो थी उनमें जो मिलावट है उन्हें क्लीन करते हैं। ही यूज्ड हिज ग्रीक नॉलेज टू स्टडी द बाइबल एज ए हिस्टोरिकल टेक्स्ट रेदर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग मिडाइवल कमेंट्री। अभी अनुवाद नहीं पढ़ रहे, जैसे मान लो धर्मशास्त्र आदि के नाम पे भारत में भी क्या है, कोई सती प्रथा बता रहा है, कोई जाति प्रथा बता रहा है, कोई वर्ण व्यवस्था की मनमानी व्याख्याएं कर रहा है, कोई धर्म को अलग अलग ढंग से, कोई देवी देवताओं को अलग अलग ढंग से जो प्रेजेंट कर रहा है, सिंबॉलिक चीजों को बहुत ज्यादा फिनोमिनल ढंग से बताने की कोशिश जो होती है, वो सब है। तो वैसे ही यहाँ भी ये दिखाया गया है। कैम्ब्रिज कैटालिस्ट होते हैं ये डेसिडेरियस इरेस्मस, है ना, ये एक डच विद्वान होते हैं, इनके बारे में भी इनकी बुक का काफी इंपोर्टेंस है रिवाइवल के रिलेटेड। इरेस्मस द फेमस डच प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट कहा जाता है इनको। वाज इनवाइटेड टू इंग्लैंड, हिज प्रेजेंस टर्न्ड कैम्ब्रिज। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे, ये कैम्ब्रिज के विद्वान थे लेकिन ये ग्रीक पढ़ने जाते हैं वहां। वाइल हियर ही प्रिपेयर्ड हिज ग्रीक न्यू टेस्टामेंट, और जो बाइबल का अनुवाद होता है उसका ग्रीक से ही सीधे अनुवाद करते हैं। हिज प्रेजेंस टर्न्ड कैम्ब्रिज, तो जब ये वाज इनवाइटेड टू इंग्लैंड, हिज प्रेजेंस टर्न्ड कैम्ब्रिज इनटू ए ग्लोबल सेंटर फॉर न्यू लर्निंग। इनकी जो उपस्थिति है वो कैम्ब्रिज में, क्योंकि एक ग्रीक का विद्वान आ गया और ग्रीक को पढ़ने का शौक हो रहा है लोगों को, तो वो आते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, कैम्ब्रिज को ग्लोबल सेंटर बना देते हैं लर्निंग का। वाइल हियर ही प्रिपेयर्ड हिज ग्रीक न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, तो ये न्यू टेस्टामेंट को प्रिपेयर करते हैं ग्रीक में, विच डायरेक्टली इंस्पायर्ड विलियम टिंडेल टू क्रिएट द फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल। और इसी से फिर विलियम टिंडेल को जब हम वो पढ़ रहे होंगे बाइबल के ट्रांसलेशन, वो इसको इंस्पायर कर रहा होता है, क्योंकि एक जो विद्वान है ग्रीक का जो न्यू टेस्टामेंट है उसको जो पढ़ रहा है, मतलब बाइबल के दो पार्ट होते हैं, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। तो जो ये डेसिडेरियस इरेस्मस है, ही प्रिपेयर्ड हिज ग्रीक न्यू टेस्टामेंट, तो इन्होंने जो न्यू टेस्टामेंट है उसको ग्रीक वाले को तैयार किया, और फिर इसी को पढ़ के ये विलियम टिंडेल क्या करते हैं, इंग्लिश बाइबल तैयार करते हैं ग्रीक से डायरेक्ट। रिनाइसेंस वर्सेस ह्यूमनिज्म, इनमें क्या अंतर है? रिनाइसे मतलब रीबर्थ ऑफ क्लासिकल आर्ट एंड कल्चर। तो क्लासिकल आर्ट मतलब जो ग्रीक की और रोमन की, ग्रीक और लैटिन की जो पुराने राइटर्स हैं, पुराने वहां के जो दूसरी कलाएं हैं, जैसे चित्रकला है ना, जैसे वहां की जो तर्क का शास्त्र है, लॉजिक है, वो सब जो है उसको रीबर्थ करना। ब्रॉडर मूवमेंट आर्ट साइंस और लिटरेचर। ह्यूमनिज्म क्या है? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, फोकस शिफ्ट फ्रॉम गॉड थियोलॉजी, मैन एंड ह्यूमन पोटेंशियल, मतलब थियोलॉजी से एंथ्रोपोसेंट्रिक बना देना उसको, ठीक है। फिर रिवाइवल ऑफ क्लास ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स हैं इरेस्मस, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, और ये कॉलिट, ग्रोसिन, लिनाक्रे, इनके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो इस इंट्रोडक्टरी लेसन में आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन ये आया हुआ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिनाइसे ह्यूमनिज्म। रिनाइसे ह्यूमनिज्म की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो मानवतावाद का पुनर्जागरण काल है, उसकी इनमें से कौन सी छोड़ के हैं करेक्टरिस्टिक्स, कौन सी नहीं है, मतलब ये है करेक्ट। रिनाइसे ह्यूमनिज्म एक्सेप्ट सैंक्टिटी ऑफ द लैटिन टेक्स्ट ऑफ स्क्रिप्चर, तो जो लैटिन टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसमें जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उनकी जो पवित्रता है, सैंक्टिटी मतलब उनकी उनकी गरिमा मानना, उनको उनको महान मानना। तो क्या ये रिनाइसे का लक्षण है? तो ये रिनाइसे का लक्षण नहीं है ना। रिजेक्शन ऑफ क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स, ये भी इससे भी कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो कोई खंडन भी नहीं कर रहे थे। बिलीफ दैट एंशंट लैटिन एंड ग्रीक राइटर्स वर इंफीरियर टू लेटर ऑथर्स,
मतलब ऐसा विश्वास रखना कि जो एंशंट लैटिन और ग्रीक राइटर्स हैं वो क्या है, इंफीरियर हैं, मतलब छोटे हैं किससे, टू लेटर ऑथर्स, बाद के राइटर्स से। तो क्या ये मतलब ऐसा एक्सेप्ट, ऐसा ऐसा तो नहीं करते थे वे लोग। प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट ऑफ द रिफॉर्मेशन, प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट ऑफ द रिफॉर्मेशन, तो वो ये सही है। तो ये जो थर्ड होगा, ह्यूमनिस्ट बिलीव द अपोजिट, ह्यूमनिस्ट इसके बिल्कुल उल्टा सोचते थे। ठीक है, क्या सोचते थे कि दे हेल्ड ग्रीक एंड लैटिन राइटर्स इन द हाईएस्ट स्टीम। ह्यूमनिस्ट ये बिलीव, विश्वास करते थे कि जो ग्रीक और लैटिन राइटर्स है ना, दे हेल्ड ग्रीक एंड लैटिन राइटर्स इन द हाईएस्ट स्टीम, कि वो बहुत उच्च राइटर हैं, उच्च भावों वाले राइटर्स हैं, उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। तो जो 1 to 4 होगा वो जीन्युइन करेक्टरिस्टिक्स हैं, और 3 जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट्स है। तो सैंक्टिटी ऑफ द लैटिन टेक्स्ट ऑफ द स्क्रिप्चर, मतलब जो उसकी गरिमा है ना। दोबारा से देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिनाइसेंस ह्यूमन एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा एक्सेप्ट है, मतलब छोड़ के, इनमें से कौन से को छोड़ के जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सेंटिटी ऑफ द लैटिन टेक्स्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स, तो जो पुराना टेक्स्ट था उसके प्रति उनकी मतलब गरिमामयी भाव था, तो ये ठीक होगा, है ना। रिजेक्शन ऑफ द क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स, तो वो ये भी एक ऑब्वियसली बात है, ईसाई सिद्धांतों के ये भी एक लक्षण था। बिलीफ दैट एंशंट लैटिन एंड ग्रीक राइटर्स वर इंफीरियर टू लेटर ऑथर्स, ये विश्वास करते थे कि जो एंशंट लैटिन और ग्रीक राइटर्स थे वो इंफीरियर थे बाद के राइटर्स से। तो वो ऐसा विश्वास नहीं करते, तो वो तो उल्टा करते थे, तो यही इसका उत्तर होगा सही। ठीक है, प्राइमरी पॉजिटिव ये सही है, तो इसको छोड़ करके और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चूज टू स्टेटमेंट्स विच एप्टली डिस्क्राइब रिनाइसे ह्यूमनिज्म, अच्छी तरीके से जो ह्यूमनिज्म को डिस्क्राइब करते हो वो बतानी है। इट प्रिपेयर्ड मैन फॉर एटर्नल लाइफ, नो, ये कोई एटर्नल लाइफ के लिए तैयार नहीं करते थे। इट वाज एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये बिल्कुल सही बात है, ये मानव केंद्रित था। इट वाज ए मोर थियोलॉजिकल फिलोसफी, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, इट रिजेक्टेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन न्यूमिनल एंड द फिनोमिनल वर्ल्ड, ये एक बाद का सिद्धांत है जो कैंट एक दार्शनिक हुए, कांट, उनका दिया हुआ, कि ये इसमें अंतर करता था न्यूमिनल और फिनोमिनल वर्ल्ड में, नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, ये एक अलग तरीके का सिद्धांत है। न्यूमिनल बोलते हैं जो चीज जैसी है उसको वैसा ही दिखाना, और फिनोमिनल मतलब जैसा उसको माना गया है वैसा मान लेना फिनोमिना के आधार पे। तो कांट ने यह दर्शन दिया था कि दुनिया की आप किसी भी चीज को जैसा है वैसा नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें आपका दृष्टिकोण जरूर शामिल हो जाता है। तो ये लेकिन ये रिवाइवल के टाइम पे सिद्धांत नहीं प्रचार में था। इट ब्रॉट इमेंस रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल लिटरेचर, हाँ ये बात ठीक है, क्लासिकल लिटरेचर मतलब जो ग्रीक का और लैटिन का जो पुराना लिटरेचर था उसमें ये थे। तो ये 2 आंसर हो जाएंगे इसके, बी और सी। तो क्वेश्चन मतलब जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की एक ठीक ठीक समझ के आधार पे ही क्वेश्चन की आंसरिंग की जा सकती है। टॉपिक 4 है ट्रांजिशन पोएट्स, इनका बाद में डिस्कशन नहीं होगा, इनको यही समझना होता है। इनको ट्रांजिशन मतलब जो थोड़े थोड़े हैं, जो थोड़े थोड़े कैसे हैं, थोड़े थोड़े रिवाइवल भी के टाइम के भी हैं, और थोड़े थोड़े मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, और थोड़े ओल्ड जैसे थे वैसे ही हैं। जैसे मतलब ओल्ड राइटर्स जो इससे पहले राइटर्स हैं चौसेरियन वाले, वो जैसा लिख रहे हैं वैसा ये भी लिख रहे हैं, उनको अपना गुरुवादी भी मान रहे हैं। तो उनमें एक कौन है, इनको जोइनस फेस्ड भी बोलते हैं। ये एक पुराना यूनानी देवता है जैनस, जिसके 2 मुंह होते हैं, मतलब आगे पीछे देखने वाला। तो आगे पीछे देखने की वजह से इनको क्या बोल देते हैं, जेनस फेस्ड बोल देते हैं। मतलब जो पहला प्रभाव है वो भी इन पे था, और जो जो बाद का जो मॉडर्न वाला प्रभाव है वो भी इन पे था, आ जाता है। तो इनके जो वर्क हैं उसको एक बार ध्यान से देख लें, क्योंकि इन पे फिर आगे डिस्कशन नहीं होगा। तो उनमें क्या है, एक तो है द पास टाइम ऑफ प्लेजर,
ये स्टीफन हॉस है, इनकी टाइमिंग ये है। तो इनका वर्क है द पास टाइम ऑफ प्लेजर, एलगरी ऑफ ए नाइट्स एजुकेशन। एलगरी है, जैसे आगे हम फेरी क्वीन वगैरह को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी एल्गोरिकल वे में यूज होता है कि इसमें क्या है, कोई भी अमूर्त वस्तु जो दिखाई नहीं दे रही, जैसे इंसान के गुण होते हैं, जैसे धर्म है, दया है, करुणा, प्रेम आदि, उनको इंसान बना के दिखाया जा रहा है ना, एक योद्धाओं को शिक्षित करने के लिए। तो बस इतना समझे, एडवेंचर है इसमें, कंबाइंस एक्टिव लाइफ कंटेम्पलेटिव लाइफ, दोनों तरीके की चिंतन भी करना जीवन में और एक्टिव भी रहना। नाइट एंड स्कॉलर, प्रीकर्सर ऑफ स्पेंसर्स ऑफ फेयरी क्वीन, स्पेंसर की जो फेयरी क्वीन हम पढ़ेंगे उसका ये एक पूर्व संकेत था, उसमें भी इसी तरीके की शैली यूज की गई है। प्रेज्ड लिडगेट्स एज, पहले जो हम इंग्लिश चौसेरियंस पढ़ चुके हैं उसको चीफ ओरिजिनल ऑफ माई लर्निंग, उसको ये अपना गुरु मानते हैं। तो ये सोज कंजर्वेटिव बैकवर्ड लुकिंग टेंडेंसी, तो जैसे चौसर आदि की शैली को ये अपना रहे, वहां भी एल्गरी काफी यूज हुई है। तो ये सोज कंजर्वेटिव बैकवर्ड लुकिंग टेंडेंसी, ठीक है। तो ये इनकी टेंडेंसी को दिखाता है। फिर ये इनका वर्क हमें यहीं याद कर लेने हैं, स्टीफन हॉज का वर्क, और ये अलेक्जेंडर बर्कले। तो ये क्या है, ये लिखते हैं शिप ऑफ फूल्स, शिप ऑफ फूल्स। ये भी एक सटायर है, व्यंग है। ऑल इंपोर्टेंट पीपल सोन एज फूल्स ऑन ए शिप सेलिंग टू नैरगोनिया। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें भी एक व्यंग बनाया है, मतलब व्यंग किया है किस पे, ये व्यंग किया है उस समय के समाज पे, कि कैसे करके सारे जो मूर्ख हैं, जो मतलब विशेषकर बहुत ज्यादा धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले हैं, उनको, मतलब वो भी ऐसी जो पाखंड से रिलेटेड है। ऑल इंपोर्टेंट पीपल सोन एज फूल ओनरशिप, मतलब उसमें उन जो मान्यताओं, जो ज्ञान पे या नॉलेज पे कम विश्वास कर रहे हैं, मान्यताओं पे ज्यादा कर रहे हैं, उन पे एक व्यंग है ये। लुक्स फॉरवर्ड टू रेसमस प्रेज ऑफ फॉली, आगे जब प्रेज ऑफ फॉली पढ़ेंगे रेसमस का तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसने भी एक फॉली को एक देवी बना के दिखाया है, और ये कहता है मूर्ख लोग सब इसी की पूजा करते हैं। लुक्स फॉरवर्ड टू रेसमस प्रेज टू फॉली, ऑल्सो रोट फर्स्ट इंग्लिश पेस्ट्रल इकोलॉग्स। और ये भी है एक इंपॉर्टेंट कि अलेक्जेंडर बर्कले ने ही क्या करा, ऑल्सो रोट फर्स्ट इंग्लिश पेस्ट्रल इकोलॉग्स। तो ये क्या है, साहित्य लिखने की एक विधा होती है, इसमें क्या होता है कि पेस्ट्रल कहते हैं चारागाह को। तो उसमें मतलब जैसे ऐसा दिखाते हैं, जो बाद में स्पेंसर ने भी अपने सीफर्ड्स कैलेंडर में यही वाली विधा यूज की है कि मतलब कुछ जो चरवाहे हैं वे आपस में बात करते हैं, और अलग अलग महीनों में उनकी अलग अलग तरीके की कार्यशैली होती है, बातचीत की अलग शैली होती है, और उसी के माध्यम से वो व्यंग करते हैं उस समय की व्यवस्थाओं पे, उनकी जो दिक्कतें हैं, उन मतलब सामान्य जनों की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों से तात्कालिक व्यवस्था पे सटायर करना। तो ये सब इसमें शैली दिखाई गई है। अब जॉन स्केलेटन को पूरा एक अलग से लेसन है, जॉन स्केलेटन आल्सो ए ट्रांजिशन पोएट, ये भी एक ट्रांजिशन पोएट है, तो इसको हम लेसन 20 में अलग से देख लेंगे। तो ये एक थोड़ी भूमिका थी, इस टाइप के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पोएटिक स्टाइल करेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट स्टैक्टो राइम्ड लाइंस एज शोन बिलो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए, क्योंकि ये स्केलेटन पे है तो स्केलेटोनिक्स को हम पढ़ेंगे, तो ये वहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अर्ली ट्यूडर पोएट, कभी कभी दिस टाइप बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं। अब लैंगलैंड को पढ़ चुके है ना, जॉन गोवर को, जो तीनों समकालीन है, बस केवल ये अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, अर्ली ट्यूडर पोएट बोला जाता है, क्योंकि जब ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है तब के ये राइटर पोएट है ना। तो ये है जॉन स्केलेटन, ये 1460 से 1529, तो ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट होने वाली है तब ये, या सॉरी हो चुकी है एलिजाबेथन से पहले और ट्यूडर डायनेस्टी के बाद के, तो ये राइटर्स हैं। इज द की ट्यूडर ट्रांजिशन पोएट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज कंसिडर्ड ए प्रीकर्सर ऑफ स्पेंसर्स द फेयरी क्वीन। तो ये द पास टाइम ऑफ प्लेजर स्टीफन हॉस का ये पढ़ चुके हैं हम। अगले जो लेसन हैं उनमें विलियम काक्सटन बाइबल का ट्रांसलेशन है ना, स्कॉटिश चौसेरियन,
व्याट सर्रे, ये सब हम पढ़ेंगे। ये केवल एक इंट्रोडक्टरी लेसन था। जब इनको भी पढ़ेंगे तो ये इंट्रोडक्टरी लेसन भी और ठीक से हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में।